हेलो, जय हिंद बच्चों। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। तो हेडिंग होगा हमारा ग्राफिकल ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड। देखो, आई हैव वन फार्मूला। किसी बॉडी को अगर हम हीट देते हैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से मेरे पास आइस है। आई हैव एन आइस। आइस का टेम्परेचर अभी फ़िलहाल है -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हमने हीट किया और फाइनली इसको हमने बना दिया स्टीम। ठीक है, फाइनली हमने इसको स्टीम बना दिया विच इज़ एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो उसकी थ्रू आउट जर्नी कैसी है उसको हमें ग्राफिकली देखना है कि ग्राफिकली ये कैसे दिखता है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है हमारे पास, जहाँ पे हम हीट सप्लाई करते हैं और हीट सप्लाई करने से बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको मुझे दूसरे फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर दोनों साइड को मैं dt से और dt से डिवाइड कर दूँ तो एक नया फॉर्मूला बन गया। इसको अभी नाम देंगे हम रेट ऑफ हीट फ्लो। ये जो dq/dt है, पहले dq इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी था। इस फॉर्मूला को हमने कहा हीट ट्रांसफ़र। दिस इज हीट गेन या हीट लॉस, हमने ये कहा था। अभी dq/dt इसको मैं कह रहा हूँ दिस इज़ नथिंग बट हीट करंट। इसको 2-3 नाम देते हैं और इसको समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। इसको हमने कहा दिस इज़ अ हीट करंट। ठीक है, या इसको रेट ऑफ हीट फ्लो भी कहेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, इक्वेशन अभी भी बरकरार है। दोनों साइड को dt से डिवाइड किया तो एक नई टर्म हमें मिल गई, इसको कहेंगे रेट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, हीट फ्लो हो रही है कितने समय में, तो हमें पता चलेगा कितने टाइम में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और कितने टाइम में बॉडी को हीट मिल रही है। ठीक है, और ये जो dt/dt है, इसको हम नाम देंगे अभी, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, dt/dt का मतलब क्या है साधारण भाषा में, कि कितने समय में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। dq/dt का साधारण भाषा में क्या मीनिंग है? इट्स इंडिकेट्स कितने समय में हीट फ्लो हो रही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, अगर हम ग्राफिकली इस चीज़ को एनालिसिस करें, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक y एक्सिस पे हम टेम्परेचर ले लेते हैं और x एक्सिस पे हम सिंपली टाइम ले लेते हैं। तो दिस इज़ टाइम ऑन x एक्सिस, सेकेंड्स में बात करेंगे। y एक्सिस पे हम बात करते हैं टेम्परेचर की। यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। हमें ये जो सिचुएशन है, ये जो जर्नी है -50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक की, वो हमें ग्राफिकली बतानी है। हमारे अभी लैंग्वेज है ग्राफ के द्वारा इसे एक्सप्लेन करने की। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा हमें पता है। मैं एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और हम बात करते हैं आगे धीरे धीरे। पहले -50 डिग्री सेल्सियस से आइस है ये क्या बनेगा? पहले इसको लेके जाना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस तक। ठीक है, तो कुछ हीट हम सप्लाई करेंगे। कौन सी हीट हम सप्लाई करते हैं? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी वाली हीट हम सप्लाई करते हैं। बराबर है। ओके, तो अगर इसका ग्राफ हम देखेंगे तो जैसे जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो हीट सप्लाई करेंगे तो टाइम इंक्रीज़ होगा, टाइम इंक्रीज़ होगा तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। राइट, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ द लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन। पहले टेम्परेचर था -50 डिग्री सेल्सियस। ये वाला पॉइंट जो है वो इंडिकेट कर रहा है -50 डिग्री सेल्सियस। हीट देते गया, मैं हीट देते गया, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ टाइम भी इंक्रीज़ होगा। एंड दे हैव अ लीनियर रिलेशनशिप। टाइम का और टेम्परेचर का रिलेशन कैसा है? लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो इसका कुछ टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या था? ये आइस था, हियर इट वाज आइस। 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आया, अभी भी क्या है? ये आइस है।
मुझे और हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। हम इसे और हीट सप्लाई करेंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा बताओ जल्दी। और हीट इसे सप्लाई करेंगे तो ये 0 डिग्री वाटर। सेल्सियस पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। हमें पता है जब फेस ट्रांसफॉर्म होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, और उसकी बस आइस से वाटर फेस चेंज होती है। तो वो ग्राफ हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर तो कांस्टेंट है 0 डिग्री सेल्सियस आइस टू, जब तक वो वाटर ना बन जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आई विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। सो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे जाके वो क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। अभी वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर लेट से हमने बढ़ा दिया और ये बन गया वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये अभी क्या है, वाटर, ठीक है। ओके, अभी वो कैसे दिखाएंगे, मैं इसको थोड़ा हटा के नीचे से लिख देता हूँ। दिस इज फॉर्मिंग वाटर, ठीक है। अभी हम इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ ही साथ टाइम भी इंक्रीज होगा। सो व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस गोइंग टूवर्ड्स 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, यहाँ पे ग्राफ ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम का स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे ये जो पॉइंट है ये वाला टेम्परेचर कितना होगा, दिस टेम्परेचर विल बी अगेन 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे क्या मौजूद है, ये क्या होगा, ये है वाटर, ठीक है। अभी वाटर को हमने हीट सप्लाई की, कितनी हीट सप्लाई की हमने, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। तो ये वाटर बन गया। वाटर को और हीट सप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे तुम लोग जानते हो, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाएगा, और हीट सप्लाई करने से स्टीम। ठीक है। उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्मूला से हमने लिखा और ये यहाँ पे बन गया स्टीम। मतलब जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर है, अभी वो स्टीम बनने जा रहा है, तो क्या सेम है, उसका टेम्परेचर सेम है। सो आई विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं ना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वाटर पूरा का पूरा वेपर बन गया, इसलिए यहाँ पे इट विल टेक सम टाइम हियर। यहाँ पे वाटर था, टाइम इतना था, और हीट सप्लाई करोगे तो वाटर का कुछ वेपर बना, और वाटर भी है, थोड़ा सा वाटर कम हो गया, वेपर ज़्यादा बन गया, टाइम बीतता गया, वाटर कम होते गया, वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा होते गया। फाइनली एट दिस पर्टिकुलर टाइम लेट से यहाँ पे ये कम्प्लीटली वेपराइज हो गया। व्हाट हैपन हियर, इट इज़ अगेन 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, और ये यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें वेपर मिल रहा है। आई गॉट अ वेपर हियर, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन करते हैं, दिस टर्म विल राइट हियर। सर, बोलो। जब भी मतलब ग्राफ में कांस्टेंट लाइन दिखेगी तब हमेशा फेस चेंज होगा क्या? हाँ, दैट इंडिकेट्स फेज इज चेंजिंग। हॉरिजॉन्टल लाइन इज इंडिकेटिंग वहाँ पे फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके फाइन। अभी वेपर को हम हीट करेंगे, तो वेपर को हीट करने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसके आगे क्या होगा, दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर सिलेबस। इसके आगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा एंड इट इज़ गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। फिर वो सुपर सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड वेपर होती है, उसकी बात नहीं करेंगे। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि आइस को हमने हीट सप्लाई की, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी वाली, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा। और जब आइस हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, जब हम उसे हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा। कितनी हीट मैंने सप्लाई की, m इंटू एल एफ वाली हीट्स मैंने सप्लाई की। यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे हम, 0 डिग्री सेल्सियस से
जब वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन रहा है, इन बिटवीन क्या है, अगर कोई पूछता है इन बिटवीन क्या है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ आइस प्लस वाटर। समझ रहे हो बात को? जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे, आइस धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछ लेगा कि यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, तो हम कहेंगे थोड़ा आइस होगा और थोड़ा वाटर होगा। कोई पूछेगा ये पॉइंट पे क्या होगा, हमने कहा यहाँ पे ज़्यादा वाटर होगा और थोड़ा सा ही आइस होगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, पूरा का पूरा वाटर बन चुका होगा। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे फिर इसके स्लोप की बात करेंगे। एंड सिमिलरली इट गोज फॉर व्हेन यू हीट अप वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, व्हेन इट रीच एज एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, विच काइंड ऑफ हीट यू सप्लाइड, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। व्हेन द वाटर रीचेज एज 100 डिग्री सेल्सियस, इन बिटवीन क्या हो रहा है, व्हाट इज अवेलेबल इन बिटवीन, कुछ वाटर है कुछ वेपर है। ठीक है, एंड एज यू गो in the forward direction, at a stage arrives at this location, what is available, it's a complete 100% vapor is available। ठीक है, कौन सी हीट सप्लाई की हमने, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एल वी। ठीक है, फेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फेस कहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रही है, फेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। दूसरी बात, वहाँ से क्या निकल के आती है, फेस ट्रांसफॉर्म के वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तीसरी बात, इन बिटवीन क्या प्रेजेंट होता है, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। एट दिस एक्सट्रीम पॉइंट क्या प्रेजेंट है, वाटर। एट दिस एक्सट्रीम लेफ्ट क्या प्रेजेंट है, आइस। इन बिटवीन क्या प्रेजेंट है, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। सिमिलरली यू कैन मेक इट हियर। ओके, और कुछ ज़रूरी बातें हैं, इस ग्राफ को हम थोड़ा आगे के पेज पे लेके जाते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ हमें टेक्निकल चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। सो दिस इज ग्राफ। हमने एक इक्वेशन लिखा था, अभी इक्वेशन से इसे जोड़ते हैं। मैंने लिखा था इक्वेशन डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी अपॉन स्मॉल डी टी। उस डेल्टा टी को डी से इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, इस डी टी से। ठीक है, हाँ मुझे एक चीज़ बताओ, ये सभी चीज़ें हो रही है, आइस था, आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, ये वाटर से कन्वर्ट हो गया वेपर में। ठीक है, अगर मैंने 1 kg का आइस लिया है तो 1 kg का आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, और 1 kg का वाटर जब है तो 1 kg की वेपर फॉर्म होगी। मतलब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, मास इज कांस्टेंट। यस, वी कैन से मास इज कांस्टेंट फॉर दिस सिचुएशन, ये कांस्टेंट है। स्पेसिफिक हीट तो अलग है, व्हेन आइस टू वाटर जाएगा, वाटर टू वेपर जाएगा, स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है, विच इज़ नॉट कांस्टेंट, दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। ओके, अगर मैं कहूँ कि मैं जो हीट सप्लाई कर रहा हूँ, ये जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, रेट ऑफ हीट फ्लो, ये मेरे हाथ में है ना। गैस के बर्नर कितने देर के लिए चलाना, कांस्टेंट चलाना, उसको वेरी करना, ये हमारे हाथ में। हमने कहा इसको भी कांस्टेंट मान लो। अगर ये हीट फ्लो भी कांस्टेंट है, दिस टू टर्म्स आर कांस्टेंट, तो यहाँ से कुछ एनालिसिस किया जा सकता है क्या? हमने कहा यस, एनालिसिस किया जा सकता है। हमने देखा स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर ग्रेडियंट के बीच में कुछ रिलेशन मिलेगा, इसलिए तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। डेल्टा टी के लिए टेम्परेचर लिया वाई एक्सिस में, और टाइम के लिए हमने एक्स एक्सिस पे ये ले लिया। इफ़ यू सी हियर, इफ दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, आई कैन से कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एस इंटू डी टी, कैपिटल डी टी मतलब टेम्परेचर, और ये स्मॉल डी टी मतलब टाइम। इफ़ आई रिलेट देम, रिलेशन क्या होगा, एस इधर चला जाएगा, ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन स्मॉल डी टी। सो आई कैन ईजीली से in the proportional sense dt upon small dt is inversely proportional to the specific heat. It is inversely proportional to the specific heat. ठीक है, और फिर यहाँ से मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। इससे क्या क्वेश्चन बनेगा ये भी पता चल गया हमें। पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि ये क्या हमने अचीव किया। यहाँ पे हमने इस पहले फॉर्मूला डी क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी को हमने हीट फ्लो के फॉर्मूला में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग डी टी टू दी बोथ साइड। हमने इसको नाम किया दिस इज हीट फ्लो। ठीक है, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन मास इज कांस्टेंट, एंड इफ यू कीप rate of heat flow is constant, you get a beautiful relationship between temperature gradient and specific heat. This is the relation which we got between, ये है temperature gradient, this is called as temperature gradient, and S is specific heat.
ठीक है। इसको ग्राफिकली क्या नाम देंगे हम, डी टी बाई डी टी। अगर वाई एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर ड्रॉ किया है और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ड्रॉ किया है, तो ग्राफिकली इसका नाम क्या होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ। इसको क्या कहेंगे हम, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है। अगर मैं उसे थीटा से इंडिकेट करूं, सो दैट थीटा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, बराबर है। तो यहाँ पे स्लोप कहाँ पे है भाई, ये स्लोप है, ये वाला एक स्लोप है, और एक ये वाला एक स्लोप है। ठीक है, देर आर 3 स्लोप्स। सो मैं इसको थीटा 1 से दिखा दूँ, दिस इज थीटा 1, डिफरेंट कलर, लेट्स से दिस इज थीटा 1 स्लोप, इसको थोड़ा एक्सटेंड करिए, इसको थीटा 2, और ये जो स्लोप है दिस इज कॉल्ड एज थीटा 3। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, इसको क्वेश्चन बनाते हैं इन द नेक्स्ट पॉइंट, टेकिंग दिस ग्राफ अगेन टू द नेक्स्ट डिस्कशन। ये ग्राफ हमने लिया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन बना दिया इसको। क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ ईच फेज, व्हाट is the slope of each phase। ठीक है, 4 ऑप्शन ऐसे दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा 3। ऑप्शन बी दिया है थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 3 विच इज ग्रेटर देन थीटा 2। ऑप्शन सी बनाया है इन्होंने थीटा 1 is equals to theta 3 which is less than theta 2, and option D दिया है theta 1 is greater than theta 2 which is greater than theta 3। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऐसा पूछा। हमने देखा वी गॉट अ रिलेशनशिप, वन रिलेशन वी ऑलरेडी गॉट। क्या था वो रिलेशन, अभी पीछे हमने लिखा टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हम यहाँ से चले थे, हमारे पास ये पहले फॉर्मूला था एम एस ये डी टी अपॉन स्मॉल डी टी। यहाँ से कुछ चीज़ें कांस्टेंट चली गई, ये चीज़ कांस्टेंट हो गई, ये चीज़ कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो हमें रिलेशन मिला डी टी अपॉन स्मॉल डी टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। हमने कहा इसको थीटा से रिप्रेजेंट करो, सो थीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। क्या यहाँ से तुम मुझे आंसर बता सकते हो का क्या होगा, थीटा 1 बड़ा है, थीटा 2 बड़ा है, या थीटा 3 बड़ा है, या तीनों सेम है, क्या रिलेशन है इन तीनों में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू, दिस 3। हिंट देते जाता हूँ मैं, तुम सोचते चले जाओ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरीज कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर कितनी होती है, वो होती है 0.5 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और ये जो टेम्परेचर या जो स्लोप है या टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हीट के ऊपर, इफ़ 2 थिंग्स आर कांस्टेंट। और वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर आर सेम, मतलब थीटा 1 और थीटा 3 तो सेम होगा। सो आई कैन से थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 3। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 है और स्पेसिफिक हीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो उसका स्लोप कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब थीटा 2 छोटा होगा इन दोनों से। सो हमने कहा थीटा 1 और थीटा 3 सेम है, उनके स्पेसिफिक हीट सेम है। कितने स्पेसिफिक हीट, 0.5 एंड 0.5। और हमें पता है स्पेसिफिक हीट का रिलेशन हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। फिर उसका वाटर के साथ देखा हमने, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 है, मतलब 0.5 से बड़ा है। जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा होगा, कम होगा। तो थीटा 2 इज़ लेसर दैन थीटा 1 एंड थीटा 3। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 3 विच इज़ ग्रेटर दैन थीटा 2।
ठीक है, मैं क्वेश्चन आगे एक बनाता हूँ ताकि इसको और कॉन्क्रीट बनाया जाए. सो बिफोर दैट, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है. हीट इज बीइंग सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट टू द स्पीयर ऑफ आइस विच इज मेल्टिंग एट अ रेट ऑफ 0.1 ग्राम पर सेकेंड. तो पहले इतने सेंटेंस का मतलब समझते हैं. आइस है, दिस इज आइस, ठीक है. आइस को हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं. और हीट कैसे सप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं. इसका मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा हीट दे दी, बाद में बहुत कम हीट दे रहे, ऐसा नहीं कर रहे. हम कॉन्स्टेंटली उसे हीट सप्लाई कर रहे हैं. सो वी आर सप्लाइंग अ कांस्टेंट हीट टू दिस आइस. ओके, ये कांस्टेंट हीट हमने सप्लाई की, हीट कांस्टेंट सप्लाई की हमने, ठीक है. फिर बाद में क्या हुआ, आइस मेल्ट होने लगा. आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है. तो ये आइस क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, ठीक है. तो थोड़ा थोड़ा आइस मेल्ट होने लगा यहाँ पे, ठीक है. तो मेल्ट होने का रेट भी दिया है. मेल्ट कैसे हो रहा है, मेल्टिंग रेट, मेल्टिंग रेट यहाँ पे दिया है हमें, ठीक है. ओके, और बाद में क्या बोला है, कम्प्लीटली मेल्ट हो जा रहा है. कम्प्लीटली ये मेल्ट हो रहा है कितने सेकेंड में, 100 सेकेंड में ये कम्प्लीटली मेल्ट हो रहा है, ठीक है. इसके बाद और हीट हम कांस्टेंट सप्लाई करते ही जा रहे हैं. हीट को रोका नहीं हमने, हीट सप्लाई करते ही जा रहे हैं हम इसे, ठीक है. ये पानी बन गया, इट बिकम्स वाटर. कांस्टेंट हीट अभी भी सप्लाई में कर रहा हूँ, कांस्टेंट हीट अभी भी सप्लाई कर रहे हैं. तो अभी क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. आइस बना वाटर 100 सेकेंड में, कुछ डेटा गिवन था, मेल्टिंग रेट वगैरह वगैरह, उसके बाद भी हीट में सप्लाई कर रहा हूँ. तो इसके बाद इसका क्या हो रहा है, ये वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो कितने सेकेंड में कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो हमें पूछा है. देयर आफ्टर इट मेल्ट्स कम्प्लीटली इन 100 सेकेंड, द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर विल बी. 1 सेकेंड में 0.4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना कैसे बढ़ेगा, ऐसा पूछा है, ठीक है. हमने कहा ठीक है भाई, इसको डील कैसे किया जाए. हमने देखा यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एक तो दो फॉर्मूले हमारे पास हैं. डी क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, एंड हमारे पास फॉर्मूला है डी क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एल, ठीक है. यहाँ पे आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है ना, मतलब फेस चेंज हो रही है. आइस जब मेल्ट होगा तो फेस चेंज होगी ना. अगर -50 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, उसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम नहीं कहेंगे कि ये मेल्ट हो रहा है, हम कहेंगे आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट. तो यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, आइस पानी में मेल्ट हो रहा है, ठीक है. और मेल्टिंग का रेट दिया है, मेल्टिंग का रेट दिया है. तो मैंने कहा कि अगर मेल्ट हो रहा है, गो विद दिस फॉर्मूला डी क्यू इज इक्वल्स टू एम एल. लेकिन मेल्टिंग रेट कैसे किया जाए, हमने कहा चिंता मत करो यार, दोनों साइड को तुम डी टी से डिवाइड करो, डी एम अपॉन डी टी करो वहाँ पे इंटू एल, ठीक है. तो ये क्या मिल गया मुझे, दिस टर्म इज नथिंग बट हीट, हीट फ्लो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितनी हीट फ्लो कर रहा है, दैट इज दिस टर्म, ठीक है. मेल्टिंग रेट क्या है, डी एम बाई डी टी इज नथिंग बट मेल्टिंग रेट. कोई पूछेगा सर आपने ये एल बाई डी टी क्यों नहीं लिखा, अरे वो तो कांस्टेंट है ना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज कांस्टेंट, वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती. तो यहाँ पे रेट ऑफ मेल्टिंग इज इंक्रीजिंग. हमने कहा ठीक है भाई, चलो एक स्टेप हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. लेट मी मेक दिस लिटिल बिट स्मॉलर सो वी कैन हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू राइट डाउन. यस, मिल गई स्पेस, ठीक है. तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू, मेल्टिंग रेट कितना दिया है, मेल्टिंग रेट कितना दिया है हमें, विच इज़ डी एम बाई डी टी. हमने देखा मेल्टिंग रेट यहाँ पे दिया है 0.1 ग्राम पर सेकेंड, ये दिया है 0.1 ग्राम पर सेकेंड, वो मैंने लिखा 0.1 इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है रे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, 80 होता है ना, भूल गए इतने जल्दी. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 ग्राम पर 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरीज पर ग्राम इंटू हमने 80 लिखा. तो मुझे मिल गया डी क्यू बाई डी टी. डी क्यू बाई डी टी कितना मिल गया मुझे, 8 कैलोरीज पर सेकेंड, ठीक है. तो मैं कितनी कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहा हूँ, मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ 8 कैलोरीज पर सेकेंड की हीट में सप्लाई करते जा रहा हूँ, ठीक है. एक चीज़ यहाँ से मुझे मिली. ओके, हम अभी इसका पार्ट 2 में जाते हैं. हमें पूछा क्या,
व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड, हमें इन्होंने पूछा है कि अभी मेल्ट हो गया भाई पूरा, हाँ पूरा मेल्ट हो गया, उसके बाद ये इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा, रेट ऑफ राइज इन टेम्परेचर मतलब डी टी अपॉन स्मॉल डी टी कितना होगा। हमें पूछा है रेट ऑफ राइज इन टेम्परेचर मतलब डी टी अपॉन स्मॉल डी टी कितना होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, हमारे पास एक फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूला को यहाँ लेके आते हैं। इसको मैंने उठाया, यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया। कहाँ से शुरुआत की वो समझने के लिए मैं इसको लेबलिंग करता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट, सेकेंड एंड आई एम राइटिंग थर्ड बिट हियर। इसको अगर दोनों साइड को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम एस डी टी अपॉन स्मॉल डी टी। डेल्टा और डी में कन्फ्यूज नहीं होना, मीनिंग एक ही होता है उसका, ठीक है। डी क्यू बाई डी टी तो मिल गया मुझे यहाँ पे 8 कैलोरीज पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे आइस हो या वाटर मेल्ट, आइस मेल्ट होने के बाद मैं तो हीट तो कांस्टेंट रेट से सप्लाई कर रहा हूँ ना। सो डी क्यू बाई डी टी मैंने यहाँ पे लिखा 8 इज इक्वल्स टू, एम को वैसे ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं मास मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दिस स्टेप विल राइट एम एज इट इज़। अभी ये क्या बन चुका है, ये वाटर बन चुका है ना, तो मुझे कोई एस बताएगा कि एस में कितना लिखो बेटा यहाँ पे, तो 1/8। 1 लिखेंगे ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होती है ना, विल राइट 1 इनटू, हमें क्या चाहिए, ये डी टी अपॉन स्मॉल डी टी चाहिए, ठीक है। तो एनी मीन्स क्या मुझे मास मिल सकता है क्या, यहाँ पे कितना मास ऑफ आइस है या कितना मास ऑफ वाटर है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है 100 सेकेंड की, ये जो 100 सेकेंड में पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो रहा है और उसका मेल्टिंग रेट कितना है 0.1 ग्राम पर सेकेंड। अगर मुझे बताओ 1 सेकेंड में वो 0.1 ग्राम मेल्ट होता है तो 100 सेकेंड में कितना मेल्ट हो जाएगा, 0.1 इंटू 100। सो वी विल फाइंड आउट इट मेल्ट्स, यहाँ पे हम लिखते हैं, मुझे मास चाहिए ना, ये यहाँ से निकल के आएगा, इट मेल्ट्स in 100 seconds. So total mass of sphere will be equal to 0.1 into 100 which is equals to 10 ग्राम। मतलब मेरे पास मास कितना था आइस का, 10 ग्राम। कैसे पता चला, 0.1 ग्राम 1 सेकेंड में मेल्ट हो रहा है, रेट था ऑब्वियसली, इट्स वेरी इजी। 100 सेकेंड में कितना मेल्ट होगा, 10 ग्राम, मतलब कंप्लीटली यहाँ पे 10 ग्राम का आइस वाटर बन चुका है। सो मेरे पास मास आ गया 10 ग्राम, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व करते हैं। 8 इज इक्वल्स टू 10 इंटू डी टी अपॉन स्मॉल डी टी। तो मेरा आंसर आ गया है बच्चों, कितना आंसर आ रहा है, डी टी अपॉन स्मॉल डी टी इज इक्वल्स टू 8/10, 8/10, ठीक है। तो कितना बनेगा ये, डी टी अपॉन स्मॉल डी टी इज इक्वल्स टू 0.8, यूनिट क्या है इसका, डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको एक बार धो लेते हैं फिर से, ठीक है। आइस मेल्ट हो रहा था, इसका मेल्टिंग रेट दिया था 1 सेकेंड में भाई 0.1 ग्राम मेल्ट हो रहा है और हम हीट कांस्टेंट इसे सप्लाई कर रहे थे। उसके बाद ये 100 सेकेंड में पूरा का पूरा पानी बन गया। हमें पूछा है कि पानी बनने के बाद हम हीट तो सप्लाई कर ही रहे हैं, पहले से कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, तो जब हम पानी बनने के बाद इसको हीट सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 1 सेकेंड में कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उन्होंने वर्ड यूज़ किया द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर, जिसको हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट यूज़ किया था ग्राफिकल एनालिसिस में, वो कितना है, डी टी बाई स्मॉल डी टी बताओ। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए थे। हमने क्या किया, हमने कहा कि ये जो हीट फ्लो है वो पहले निकाल लो। हमने देखा आइस मेल्ट हो रहा है, सो मेल्ट मतलब फेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे या ये, हमने कहा ये वाला यूज़ करेंगे। जब आइस मेल्ट हो रहा है, फेस चेंज होता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेट की बात हो रही है, मतलब टाइम के साथ रिलेशन है, तो दोनों साइड को हमने डी टी से डिवाइड कर दिया, तो टर्म बन गए हीट फ्लो इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी। क्या होगा, ये मेल्टिंग रेट बन जाएगा। वो कितना दिया था मेल्टिंग रेट, 0.1, यहाँ पे पुट कर दिया। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये याद होना चाहिए, हमेशा ज़रूरी नहीं ये क्वेश्चन में दिया हो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होता है। डी क्यू बाई डी टी यहाँ से निकल के आया 8 कैलोरीज पर सेकेंड। सो 8 कैलोरीज पर सेकेंड हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, ये मेल्ट हो गया वाटर, फिर भी हम 8 कैलोरीज पर सेकेंड की हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, तो इसका सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है अभी,
तो जब वाटर बन गया, वाटर से इसका बस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? अभी हमने कहा अभी ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वाटर तो अभी भी वाटर ही है ना, तो हमने कहा ये फॉर्मूला ले लो। इसको टाइम से डिवाइड करने के बाद हमें हीट फ्लो इज इक्वल्स टू एम एस इंटू डी टी अपॉन स्मॉल डी टी। तुम कहोगे सर यहाँ पे m क्यों लिया, डी एम बाई डी टी क्यों नहीं लिया? देखो बेटा, वाटर तो वाटर ही है ना, तो मास इज कांस्टेंट, यहाँ पे वो मेल्ट हो रहा था, तो आइस बिकमिंग वाटर, इसलिए डी एम बाई डी टी यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे वाटर ही है, बस उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो मास यहाँ से कितना आएगा वो भी निकालना है हमें, और हमें फाइनल आंसर डी टी अपॉन स्मॉल डी टी देना है। सो डी क्यू बाई डी टी तो पहले निकाल दिया था हमने 8 कैलोरीज पर सेकेंड, ये यहाँ पे मास हमें फाइंड आउट करना था। स्पेसिफिक हीट वाटर की पता है 1 कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस, सही कहा ना, यूनिट क्या है 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। मास कैसे फाइंड आउट करें भाई? हमने कहा कि यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, रेट दिया है 0.1 ग्राम 1 सेकेंड में मेल्ट होता है, और बोला है कि ये कंप्लीट 100 सेकेंड में मेल्ट हो जा रहा है। तो हमने 0.1 इंटू 100 किया, तो 10 ग्राम ऑफ आइस इज अवेलेबल विच इज़ मेल्टिंग कम्प्लीटली बिकमिंग 10 ग्राम ऑफ वाटर। मास तो चेंज नहीं होगा ना, आइस से वाटर जाएगा। हाँ, तो फिर कहोगे कि फिर इवापोरेशन होगा, नहीं, वो चीज़ मेंशन नहीं की है, अज्यूमिंग देयर इज़ नो इवापोरेशन। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल दे मेंशन इन द क्वेश्चन, मन गणन यहाँ पे चीज़ें नहीं डालने की, वेपराइजेशन हो गया तो नहीं, अज्यूमिंग नो वेपराइजेशन इज हैपनिंग। सो यस, हमें मास मिल गया 10 ग्राम, वो सब्स्टिट्यूट किया। सो मुझे टेम्परेचर ग्रेडियंट या रेट ऑफ राइज इन टेम्परेचर मिल गया 0.8 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इसका 0.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आगे चल के ये भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन का एक्सटेंशन, 100 सेकेंड में इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ से ईजिली उस चीज़ को बता सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डील विद द हीट फ्लो। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो हमने निकाला यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी वाला, हीट फ्लो वाला, ये हमें आगे के टॉपिक में भी और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स समराइज दिस टुडेज डिस्कशन वेयर वी स्टैंड नाउ। वी हैव कंप्लीटेड दिस कंप्लीट सेक्शन। दिस इज़ अ डोमेन विच इज़ कॉल्ड एज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर इतने टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक में से ये पहला टॉपिक चल रहा है, और इतने बीट्स हमने अभी तक कवर किए हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इलास्टिसिटी। यहाँ पे हम उसके कोएफिशिएंट की बात करेंगे, अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। ठीक है, इसको लीनियर कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको एरियल कोएफिशिएंट कहते हैं, और इसको वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे हीट ट्रांसफ़र। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है, और यहाँ पे कुछ हाई फाई कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, सिंपल एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना होता है। जैसे हम कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये भी रिलेटिवली छोटा टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। फिर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, लिटिल बिट चैलेंजिंग, लिटिल बिट कह रहा हूँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इज ऑल्सो ईजी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। हम कल फिर मिलेंगे थर्मल एक्सपेंशन देखने के लिए। बाय।